इस हफ्ते दो कमजोर ट्रेडिंग सेशन के बाद आज फिर से दुनिया भर के बाजारों से हमारे अपने दोनों ही संकेत हैं बेहद कमजोर। बड़े गैप के साथ फिर से खुलने को तैयार होते हैं भारतीय बाजार, लेकिन आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन क्या निचले स्तरों से आएगा सपोर्ट या फिर रहेगा पूरे दिन भर दबाव? लेंगे इस सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिद्धि। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। समझेंगे अनिल जी से कि फेड पॉलिसी से क्या कुछ निकल कर आया है और बाजार पर इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। ऑफ कोर्स वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो वहां पर भी है फोकस। इसके बाद हम मंथली एक्सपायरी की तरफ भी मूव करने वाले हैं, तो बहुत एक्शन होने वाला है। पहले तो सर बताएं आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या है? बड़े ट्रिगर्स हैं और वाकई में काफी बड़े हैं और बड़े हैं लेकिन बेहतर नहीं है। बिल्कुल। चलिए आइए, जो कुछ भी खराब कमजोर संकेत हैं मेरे पास आपके लिए वो मैं आपको बता दूं। फेड की तरफ से ब्याज दरें स्थिर रखी गई है जैसा कि उम्मीद थी, लेकिन बड़े आक्रामक रूप के साथ फेड ने अपनी कमेंट्री दी है। इसका पूरा विश्लेषण होगा आपके लिए थोड़ी देर में। बाजार टूटे हैं, अमेरिका के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुए। डबल सेंचुरी मारी है नेस्डेक ने और बाकी ब्रॉडर मार्केट में भी बिकवाली। बॉन्ड यील्ड यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, 16 साल की ऊंचाइयों पर पहुंचती हुई दिख रही है। 2 साल की और 10 साल की दोनों ही बॉन्ड यील्ड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। इसके अलावा कच्चा तेल ये ज़रूर थोड़ी सी राहत के संकेत दे रहा है। कहने के लिए 3 दिनों से लगातार फिसला, लेकिन 96 से $93 तक ही आया है, ज़्यादा नहीं घटा है। पर डे $1 ऑन एन एवरेज 3 दिनों में ये है आपके लिए गिरावट। तो हल्की सी राहत के संकेत, कम से कम बढ़ नहीं रहा है, ये आप सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। बढ़ नहीं रहा है बट बाकी सब बढ़ने वाला है, ये आपको फेड ने संकेत दे दिए सर। मतलब हम कुछ नया तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे, बट ऐसा क्या कुछ कर दिया सर कि इतना शार्प रिएक्शन आ गया? क्योंकि ऑलरेडी जो हम कल भी बात कर रहे थे, फेड पॉलिसी से पहले ग्लोबल मार्केट्स, हमारे मार्केट्स थोड़ा हल्के हो रहे थे, उसके बारे में भी समझेंगे। बट कल ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट कह दिया चेयरमैन साहब ने जिसकी वजह से फिर बाजार में और शार्प रिएक्शन हमने। कल सुबह हम यही बात कर रहे थे कि उनके पास अच्छा कहने के लिए कुछ है ही नहीं एक्चुअली। क्योंकि महंगाई का जो उनका टारगेट है 2% का, वो अभी भी बहुत दूर नजर आता है। ठीक है, इकोनॉमी में कहीं ठंडा होने के संकेत है नहीं, न कंज्यूमर स्पेंडिंग में, न सेंटिमेंट में, न इकोनॉमी के डेटा में, न जीडीपी की ग्रोथ में। तो ऐसे में अगर उन्हें महंगाई नीचे लानी तो करेंगे क्या? एक ही काम, ब्याज दरें ऊंची रखनी है और ज़रूरत पड़ने पर और बढ़ानी है। और कल हम यही बात कर रहे थे सुबह, इस वक्त की फेड चेयरमैन साहब काफ़ी कुछ खराब कह सकते हैं, अच्छा कहने के लिए गुंजाइश कम है कि भाई हम एक बार तो बढ़ाने और आगे ज़रूरत पड़ने पर और बढ़ाएंगे। एग्जैक्टली वही हुआ है। कल फेड चेयरमैन साहब ने क्या कहा? इस बार हम नहीं बढ़ा रहे, अगली बार बढ़ने के पूरे आसार हैं। ठीक है, एक तो बढ़ नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ एक की बढ़त से काम चल जाएगा? नहीं, अब एक के बाद और बढ़त के लिए रास्ते खोल दिए उन्होंने कहा कि जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती, जब तक हमें महंगाई कंट्रोल में आती हुई नजर नहीं आती, ब्याज दरें बढ़ाने का स्कोप आगे के लिए और खुला हुआ है। यानी कि अब वन एंड डन भूल जाइए, अब एक के बाद एक और। अब कम से कम आप 2 बढ़ोतरी की उम्मीद लेकर, आशंका लेकर चल सकते हैं। पहली चीज़, चलिए कोई बात नहीं, 2 बढ़ गई कि एक अगली पॉलिसी में बढ़ जाएगी नवंबर की में, और उसके बाद जब भी बढ़ना होगा बढ़ेगा, तब के तब डेटा देखे जाएंगे। लेकिन घटेंगी कब से? बढ़ने के साथ साथ घटनी भी तो है ना। तो ये घटने का जो सिलसिला है दीप, वो समझा ये जा रहा था कि मई 2024 से शायद ब्याज दरें घटना शुरू हों, लेकिन अब वो 5 महीने 4 महीने और आगे सरकता हुआ दिख रहा है। अब सितंबर 2024 के पहले उम्मीद नहीं कर रहे हैं अमेरिकी बाजार, जिस तरह से वहाँ के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि सितंबर के पहले भूल जाइए। यानी कि ब्याज दरें घटने में अब 1 साल का समय आपको कम से कम और लगेगा। यानी कि 1 साल तक आपको ऊंची ब्याज दरों के साथ रहना पड़ेगा। ये अमेरिका के फेड ने अमेरिकी लोगों को साफ संकेत दिए, दुनिया भर को साफ संकेत दिए, और यही वजह ऊपरी स्तरों से 350 पॉइंट डाउन लुढ़का है। लेकिन इसका जो असर है मार्केट पर, मैं ये कहूँगा कि जितना खराब का है उतना नहीं हुआ है। अच्छा, जितना खराब। इंटरेस्टिंग है दीप, क्योंकि इक्विटी मार्केट अभी भी उतना रिएक्शन दे नहीं रहे जितना बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट दे रहे हैं। हालांकि कल करेंसी मार्केट में स्टेबल सा रिएक्शन था, बहुत ज़्यादा नहीं। ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स मेरे ख्याल से 105 के आसपास जो पहुंच चुका है, कमोबेश डिस्काउंट करके चल रहा है 105-50, थोड़ा सा बढ़ा ज़रूर है डॉलर इंडेक्स। लेकिन अमेरिका की जो बॉन्ड यील्ड है 2 साल के और 10 साल के, वो बहुत तेज़ी से बढ़कर आए हैं। 10 साल का बॉन्ड यील्ड 4.5% के आसपास है, 2 साल का बॉन्ड यील्ड 5.2% के आसपास पहुंच गया, जो कि मेरे ख्याल से कितना 23 साल की ऊंचाई, 23 साल की ऊंचाइयों पर है। सो आई थिंक, और ये 10 साल के बॉन्ड यील्ड 16 साल की ऊंचाइयों पर है। सो अमेरिका के बॉन्ड मार्केट साफ साफ बता रहे हैं कि भाइयों जान लो, समझ लो, ब्याज दरें जल्दी से नीचे आने की तो भूल ही जाइए, अभी तो बढ़ने की और स्कोप है। अब इक्विटी मार्केट में क्यों इतना रिएक्शन नहीं है?
अगर आपको लगता है कि इस इक्विटी मार्केट काफ़ी घटे हैं, तो जी नहीं, इक्विटी मार्केट वहाँ की काफ़ी नहीं घटे हैं। और उसकी वजह ये कि अभी भी कंपनियों की कमाई को लेकर, कंज्यूमर के सेंटिमेंट को लेकर, इकोनॉमी की मजबूती को लेकर और जीडीपी की ग्रोथ को लेकर इतने खराब संकेत है नहीं। डेटा अमेरिका के उतने खराब है नहीं, और इस वजह से अमेरिका के बाजार उतने नहीं घट रहे हैं जितने आमतौर पर अदरवाइज घट सकते थे। मेरे ख्याल से कल फेड चेयरमैन साहब के भाषण से एक भी पॉजिटिव चीज आप निकाल के बता दो, ढूंढ के, मतलब पूरी जितने आपको सर्च करनी है, रिसर्च करनी है, कर लीजिए, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। और उस हिसाब से अगर देखें तो ऊपर से 350 और वैसे 75 पॉइंट घटना कौन सी बड़ी बात है डाउ के लिए, नेस्डेक 200 पॉइंट घटना कौन बड़ी बात है। सो आई थिंक अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन उतना ज़्यादा नहीं है। अब आगे होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ पक्की है, इस मीटिंग के बाद आप कूद कर तेजी करें। अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि भाई मैं तो बस मीटिंग निकल गई, अब लेना है मुझे, मीटिंग के पहले मैं वैसा कुछ नहीं है कि आपको आज के आज ही खरीद लेना है, कल के कल खरीद लेना है। तो अमेरिका के लिए भी ऐसे संकेत नहीं कि एक कई बार ये होता ना, इवेंट निकले चलो खत्म, एग्जैक्टली लेकिन इवेंट निकलने के बाद तलवार लटकी हुई है, वो हटी नहीं है। करेक्ट, नहीं तो अभी भी मतलब आगे के लिए आपको सावधानी के संकेत ही है। अब अमेरिका का मूड माहौल कब बदलेगा? दो चीजों से बदलेगा, एक कुछ एक्शन से, दूसरा कुछ खबरों से। खबरें कैसी कि जब तब फेड के चेयरमैन या फेड के दूसरे सदस्य इधर उधर जाकर भाषण दें और कहीं वो एक हिंट दे कि नहीं मीटिंग में जो भी हुआ हो हम बहुत ज्यादा ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे, तो उस पर वो उस खबर पर हल्का फुल्का रिएक्शन आ सकता है। और दूसरा डेटा पर, डेटा कैसे कि या इंडिकेशन कैसे कि अगर आपको बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स जो इतनी ऊंचाई पर है, ये ठंडे होने के संकेत आए या नहीं बढ़ने के संकेत आए, तो अमेरिका के बाजार रुकेंगे। सो आई थिंक दूसरा तो कब होगा, क्या होगा, कौन फेड गवर्नर या फिर जो क्या वो राज्यों के सारे जो होते हैं रीजनल फेड, हाँ, तो वो कब कहाँ भाषण देंगे आपको मुझे पता नहीं है, क्या बोलेंगे पता नहीं। तो जो नहीं पता उसको भूल जाइए, जो पता है उस पर फोकस करिए। पता हमें ये है, डॉलर इंडेक्स हमारे सामने 105-50 है, बॉन्ड यील्ड हमारे सामने 16 और 23 साल की ऊंचाइयों पर है। अगर ये दोनों ठंडे होते हुए नजर आए, थोड़ा नीचे होते हुए नजर आए, तो अमेरिकी बाजार स्टेबल होकर थोड़ा चलने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलते हुए सिर्फ दो चीज़ों में, दो में भी आपको लगता है बहुत दिस इज टू मच, टू इज टू मच, तो फिर आप एक ही चीज़ पर फोकस करिए, और वो है अमेरिका के बॉन्ड यील्ड। वो जैसे नीचे आना शुरू करे तो फिर आप समझिएगा कि अमेरिकी मार्केट और बाकी ग्लोबल मार्केट्स के लिए संकेत वहाँ से बेहतर मिलेंगे। तो मार्केट और एडजस्ट कर सकता है इस पॉलिसी से, जरूरी नहीं है कि मार्केट इसके लिए पूरी तरह प्राइसिंग कर चुका। ना मेरे हिसाब से तो नहीं कर, मेरे हिसाब से तो नहीं है। आई मे बी रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से नहीं। समझ गया सर, ठीक है। ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी थी कि हालांकि इस पॉलिसी अनाउंसमेंट से पहले थोड़ा हल्के हो गए थे, बट जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से अभी भी बाजार हल्के होने का फायदा दीप तब मिलता जब पॉलिसी के बाद क्लैरिटी आ जाती है। जी, अब क्लैरिटी नहीं, अब क्लैरिटी तो आई है, लेकिन क्लैरिटी नेगेटिव साइड पर आई है। करेक्ट। अगर ये क्लैरिटी आती कि एक ही बढ़ाएंगे और उसके बाद देखेंगे, तो अब वो क्लैरिटी नहीं, अब तो क्लैरिटी है कि दो तो बढ़ेंगी, तब भी देखेंगे। सो इसलिए वो क्लैरिटी जो आई है, तलवार लटकी हुई है, हटी नहीं है। समझ गया। अच्छा, दूसरी बात फिर हमारे बाजार के लिए समझाइए सर, क्योंकि हम भी थोड़ा हल्के हो गए थे। फ्राइडे को भी हमने मंडे को भी हमने एक वीकनेस देखी थी, कल तो खैर ज़्यादा वीकनेस देखी थी। क्या हम इस चीज़ से एडजस्ट हो चुके हैं? और दूसरी बात, क्योंकि हम ऊपर से अब करीब 300 पॉइंट आपका निफ्टी भी आ गया है, 200-250 पॉइंट नीचे आ गया है, तो क्या अब हम तैयार हैं आगे के एक्शन के लिए, या फिर लेवल्स के हिसाब से कंफर्ट आ रहा है यहाँ पे और गिर सकते हैं? लेवल्स क्या रहेंगे अब? दीप, प्रॉब्लम क्या है हमारी प्रॉब्लम पिछले हफ्ते की शुरुआत है, मंगलवार से जो थोड़ी शुरुआत हुई, मंगलवार के दिन आपने तेज गिरावट मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में देखी। फिर पिछला हफ्ता पूरा दिग्गजों ने संभाला, तो थोड़ा लोगों को लगा कि ठीक है यार, दिग्गज शेयरों में कोई दिक्कत नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप भी थोड़े रिकवर होते हुए दिखे। ये हफ्ता थोड़ा मुश्किल भरा निकल रहा है, ठीक है। ग्लोबल सपोर्ट नहीं है और एफआईएस की बिकवाली का भी थोड़ा सा प्रेशर है, दोनों एक साथ आ गए, दोनों ट्रिगर्स आपके एक साथ आ गए। अब हम कहाँ रुकेंगे या क्या करेंगे? देखिए, हमने लाइफ हाई बनाया है बैंक निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर हम लगभग लाइफ हाई के आसपास पहुंचे, वहां से मुश्किल से 60-70 पॉइंट दूर रहे। करेक्ट, ऑलमोस्ट लाइफ हाई। एक अच्छा रनअप आपने देखा, जब आप उम्मीद नहीं कर रहे, उस रनअप के बाद बाजारों को अब हल्का फुल्का टाइम वाइज करेक्शन चाहिए, एक नया मूव
चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, उसको देने के पहले बाजार थोड़ा सा वक्त बिताना चाहता है। और ये वक्त बिताने के लिए आपकी रेंज 19,500-20,000 की हो सकती है, जिसके बीच में बाजार आराम से नीचे 19,500-600 आएगा तो वहाँ सपोर्ट आ जाएगा, ऊपर 20,000-20,100 आएगा तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो इस रेंज में थोड़ा टाइम पास करना चाहते हैं और टाइम पास करने की में कोई हर्ज नहीं है। दिक्कत ये नहीं कि एफआईज की तरफ से बिकवाली का नंबर है, एफआईज ने पहले भी बेचा है, इससे कहीं ज़्यादा बेचा है, उससे बड़ा बेचा है। जो इस बार थोड़ा सा पिछले 2-3 सेशन में बदलाव होता दिख रहा है, पिछले वीक से इस वीक में बदलाव होता दिख रहा है, इसको समझना जरूरी है जी। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एग्रेसिव सेलिंग, इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बाइंग। खरीदने वाले थोड़े से बैकफुट पर हैं, बजाय बेचने वाले एग्रेसिव है। अभी भी जिन लोगों के पास में तेजी की पोजीशन है, एफआईज का छोड़ दीजिए, वो तो पहले भी बेच रहे थे, अब भी बेच रहे हैं, राइट। उनका तो कभी मूड बदला ही नहीं, और उनके पास दिग्गज शेयर है तो वही बेचते हैं। उनके पास एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक बेचेंगे, रिलायंस है, रिलायंस बेचेंगे। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कोई उनकी बिकवाली बहुत ज्यादा नहीं है। Yes, लोकल फंड्स की भी वहाँ हल्की फुल्की खरीदारी है, इन्वेस्टर्स की भी खरीदारी है, ट्रेडर्स की भी खरीदारी है। लेकिन क्या बदला है? दो तरह की खरीदारी होती है दीप, एक होती है मोमेंटम बाइंग और दूसरी होती है कन्विक्शन बाइंग। यस सर। सो पिछले हफ्ते तक आपको मोमेंटम बाइंग का बड़ा सपोर्ट मिल रहा था। Yes, sir. क्या आपको पता है कि 4 महीने 5 महीने से लगातार आपके मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पर फ्लोज मजबूत है, लोकल फंड्स के पास पैसा आ रहा है, एचएनआई इन्वेस्टर्स, पीएमएस वाले सारे मिलकर वहां पर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर खरीद रहे हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ था। उस मोमेंटम में सबको लग रहा है कि आज लेंगे कल ऊपर बिकेगा, इस हफ्ते लेंगे अगले हफ्ते ऊपर बिकेगा, तो उस मोमेंटम को ट्रेड किया जा रहा था। वो मोमेंटम परफेक्ट चल रहा था अनलेस तो पिछले मंगलवार तक जब झटका लगा। तो मोमेंटम बाइंग आपकी बहुत बढ़िया, लेकिन अब जैसे ही इसका मोमेंटम रुकता है, एक बार मोमेंटम वाली खरीदारी आपकी रुक जाती, थम जाती, धीमी हो जाती है, और तब आती है दूसरी खरीदारी, और वो होती है कन्विक्शन बाइंग, भरोसे की खरीदारी। एक तो मूड माहौल के चलते आपने लिया, मैंने लिया, सबने लिया, ले लो, करेक्ट, माहौल अच्छा है। और दूसरा है कि मेरा भरोसा है इस स्टॉक पर, मुझे लगता है कि इस स्टॉक में ये बढ़िया चीज है, ये स्टोरी है, ये वैल्यूएशन है, और इस हिसाब से इतने समय में ये पहुंचेगा। और वो इतना समय हफ्ते 2 हफ्ते का नहीं होता, साल 2 साल का होता है। सो अब जो खरीदारी यहाँ पर होगी और हो रही है, वो कन्विक्शन बाइंग है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भरोसा है तो ही वो आप शेयर खरीदेंगे, मोमेंटम के लिहाज से नहीं। सो आई थिंक थोड़े से बायर्स जो है वो बैकफुट पर गए। और मोमेंटम बाइंग कब होती है? मोमेंटम बाइंग तब होती है दीप की जब आपको ये पता है कि सुबह नहीं लिया तो दोपहर में महंगा लेना पड़ेगा, आज नहीं लिया तो कल महंगा लेना पड़ेगा, या फिर आपको ये पता है कि अभी ले लूंगा तो आगे आज कल में परसों में अगले हफ्ते में मेरा ऊपर में बिकेगा। वो भरोसा थोड़ा सा हिला है कि हाँ तुरंत लेके तुरंत बेचने वाला। सो जो एकदम तुरंत करने वाले लोग थे वो अभी साइड में होकर बैठ के देख रहे हैं, आराम से देखते हैं, सेटल होने दो, वापस वैसा मूड माहौल आने दो, करेक्ट। लेकिन जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है साल 2 साल 3 साल के लिए, वहां अब भी खरीदारी है। तो ये खरीदारी जब है ना इस तरह शिफ्ट होती है तो फिर 2 तरह के स्टॉक्स में आती है। एक जहां पर वैल्यूएशंस बहुत महंगे नहीं है, और दूसरा जहां स्टोरी और अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब आपको यहां पर बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा। सेलेक्टिव इस लिहाज से कि जहां पर आपके लिए फंडामेंटल्स मजबूत है और आपका टाइम होराइजन लंबा है, और आप तुरंत अपने भाव के ऊपर नहीं देखकर भी आप संतुष्ट हैं, या हो सकता है आपको 5-10% नीचे देखने को मिल जाए, तब भी आपका भरोसा डगमगाए नहीं, तब ही आप इस मार्केट में पैसा लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अब इस बदलाव को हो सकता है कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स आ जाए, 2 दिन में बदल जाए, यू नेवर नो, या 2 हफ्ते लगे या 2 महीने लगे, पता नहीं। तो ऐसे में आपको सिर्फ एक काम करना है, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पोजीशन रिव्यू कर लीजिए। जहां पर आपको बहुत मोटा मुनाफा हो रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करके आप नीचे के लिए जगह बनाना चाहते हैं, कैश रखना चाहते हैं, नॉट अ बैड आइडिया। या फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो ये मार्केट में 2-4-5% के मूव इंडेक्स में कभी भी आएंगे, मिड कैप्स में 10-15% के मूव कभी भी आ सकते हैं, उसमें मुझे डर नहीं है, मैं तो 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए लेके बैठा हूँ। सो बेसिकली बजाय इसके कि कब वापस मिड कैप या लार्ज कैप भागेंगे, कब वापस ये उसी मोमेंटम में आएंगे, वो अंदाजा लगाने की कोशिश मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। ये करिए कि आपके पास क्या है और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सो बजाय इसके कि मार्केट को समझ के, मार्केट का आइडिया लगाकर, मार्केट के हिसाब से सोचने के, आप अपना देख के सोचिए, और वो करेंगे तो आपकी मुश्किल काफ़ी आसान हो जाएगी। तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम है इंट्रोस्पेक्ट करने का, थोड़ा खुद का पोर्टफोलियो देखने का, खुद का ये, और
देख लीजिए, वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, समझ गया सर। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो फिर निकल कर आते हैं, क्योंकि गिरावट जब आती है बाजार में तो लोग थोड़ा घबराना शुरू हो जाते हैं। देखिए ऐसा है दीप कि अगर 5 महीने लगातार बढ़े और 5 दिन अगर मार्केट ना चले, उसमें अगर आप सोचते हैं बुल मार्केट, ऐसा तो नहीं होता एग्जैक्टली कि 5 महीने का बुल मार्केट 5 दिन में खत्म हो जाए, कहीं न कहीं तो रुकेगा। सो अगर प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारी आदत ही ऐसी होगी कि हमें हमेशा हरे निशान में ही बाजार चाहिए, लाल में देखने की आदत नहीं है, एग्जैक्टली रुकने की आदत नहीं है, थमने की आदत नहीं है। लेकिन ये हमेशा हो नहीं सकता, ये आप हम सब जानते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वो कहाँ से घूमेगा। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि तेजी के मार्केट को ट्रेड करने का एक ही तरीका, नेवर ट्राई टू फाइंड ए टॉप बिफोर इट हैपेंस। तो वो टॉप बनने के बाद ही आप पता करेंगे टॉप कहाँ बना है। पहले करने की कोशिश करेंगे तो टॉप तो लोग अप्रैल मई में लोग बोलने लगे थे कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। और अभी भी मैं दीप आपको बताऊं, अभी भी मिड कैप्स के मुकाबले में लार्ज कैप्स के मुकाबले में मिड कैप स्मॉल कैप तो बहुत मजबूत है। मिड कैप्स ने 2 दिन में दम तोड़ दिया। 2 दिन ग्लोबल संकेत क्या खराब हुआ, 2 दिन एफएस ने क्या बेचा, आपकी तो हालत ही खराब हो गई। तो इसको उसके हिसाब से देखे तो मिड कैप स्मॉल कैप तो अब भी बेहतर है। कोई ऐसा खराब नहीं हुआ कि मतलब अचानक से आपका पोर्टफोलियो 25% नुकसान में आ गया हो। एग्जैक्टली राइट। सो ये सारी चीजें तो आई थिंक थोड़ा सा सावधानी से रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म अभी कुछ भी तस्वीर बदली और बिगड़ी नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा आपका पोज है, इंतजार है, टाइम पास है, कंसोलिडेशन है, जिसको आप जो भी नाम दे दें। ठीक है। स्टडी लूँ उसके पहले एक और चीज़ है जी जो इंपॉर्टेंट है। काफी लोग एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं। सो एचडीएफसी बैंक में क्या करना चाहिए जी? 4% कल घटा है, 2% सोमवार को घटा है, 6% गिर गया। कल एडीआर 6% नीचे बंद हुआ है। हो सकता है थोड़ा बहुत हमारे यहाँ का एडजस्टमेंट वो करा रहा हो। मेरा ये समझना है अब यहाँ से 2 से 4% की रेंज में अगर एचडीएफसी बैंक और घटता है, यहाँ से 2% नीचे से आपको खरीदारी शुरू करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर। देखिए अल्टीमेटली एचडीएफसी बैंक है, टफ टाइम है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप एचडीएफसी बैंक में जाकर 3 साल की एफडी करवाना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि 3 साल की एफडी करने के बजाय आप 3 साल के लिए स्टॉक खरीद लीजिए। राइट सर, एफडी से बहुत बेहतर रिटर्न दे देगा। और अगर आपको सेफ्टी लगता है कि भाई अगर एचडीएफसी बैंक की एफडी सेफ है, शेयर सेफ नहीं है, तो डेफिनेटली शेयर के साथ जो इनहेरेंट रिस्क होती है वो है। लेकिन अगर जिस बैंक की एफडी में आप पैसा लगाने को तैयार है, क्योंकि आप मानते हैं कि 3 साल तक बैंक बना रहेगा, डूबेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, तो फिर ये वक्त है जब आपको खरीदना चाहिए एचडीएफसी बैंक। इसमें कोई डाउट नहीं है। बड़ा बैंक है, प्रूवन मैनेजमेंट है। ऑफ कोर्स बीच में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से स्टॉक में करेक्शन आता है। सो आई थिंक हाँ, दूसरी चीज़ एक और ये है कि ये आपका तुरंत आपका कन्विक्शन टेस्ट करेगा, तुरंत रिटर्न नहीं देगा। एफडी में और स्टॉक में एक ही फर्क है, एफडी में हर रोज आपके रिटर्न आता है, हर रोज ब्याज आता है, हर रोज पहले कल के मुकाबले में ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। लेकिन स्टॉक प्राइस ऐसे नहीं चलती। स्टॉक हो सकता है आपके लेने के बाद थोड़ा और नीचे आ जाए, बहुत लंबे समय तक ना चले। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है, आईटीसी से लेकर रिलायंस से लेकर लीवर से लेकर जो स्टॉक कई सालों तक परफॉर्म नहीं किए, लेकिन जब वक्त आया तो ऐसे भागे कि आप देखते रह गए। सो एचडीएफसी का भी वक्त आएगा, लेकिन कब आएगा? 3 महीने 6 महीने में आएगा या साल 2 साल लगेंगे, मुझे नहीं पता। कम से कम हाँ, आप अभी के माहौल को देख के कह सकते हैं 3-6 महीने में तो आने वाला नहीं है। तो अगर आपका व्यू ये है कि भाई मैं 2-3 साल के लिए पैसा लगाना चाहता हूँ, नजर रखिए, जब जिस वक्त मौका मिले हर 2% पे 2 या 3-4 इंस्टॉलमेंट में डाल दीजिए। थोड़ा सा क्या फ़र्क पड़ता है? 2% घटेगा तो मैं थोड़ा सा लूँगा, 4% घटेगा तो थोड़ा और लूँगा, 6% घटेगा तो थोड़ा और ले लूँगा, बस इतनी तो बात है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आई थिंक जिनके पास है, काफ़ी लोग दुखी हो रहे हैं कि वैसे तो बहुत कम लोगों के पास ही एचडीएफसी बैंक की डिलीवरी होती है, लेकिन जिनके पास है बिल्कुल बने रहें, डटे रहें, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, इन्वेस्टमेंट वाला व्यू है, तो एचडीएफसी बैंक जैसे शेयरों को आप इस तरह की चीज़ों पर अपने पोर्टफोलियो से निकाल कर बाहर नहीं फेंकते। गॉट इट, ठीक है, क्लियर है। बताएं फिर आज के लिए कुछ खास। ग्लोबल और लोकल दोनों ही संकेत आज कमजोरी के हैं। वीकली एक्सपायरी भी है आज निफ्टी की, और एक्सपायरी के लिए आज से थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन पर दबाव तो रहेगा। गैप डाउन ओपनिंग के जो संकेत मिल रहे हैं 125 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी से, अगर उतना कमजोर हम खुलते हैं तो फिर वापस वहाँ से थोड़ा दबाव बनना है। और आज के बाद मंथली एक्सपायरी वाले में भी आप चले जाएंगे।
आज लेकिन बैंक निफ्टी पर थोड़ा दबाव कम होने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मैं कोई मतलब अच्छा नहीं बोल रहा, लेकिन दबाव कम होने की उम्मीद इसलिए कि 6% आपका HDFC घट चुका है। अब इस बहुत ज़्यादा शायद ना घटे, थोड़ी बहुत फॉलोअप सेलिंग आ सकती है, लेकिन ज़्यादा ना घटे, पहली चीज़। दूसरी चीज जो है दीप, वो ये कि कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है। सो वीकली एक्सपायरी में जो कुछ भी लॉन्ग पोजीशंस खत्म होनी थी हो गई। आज आप मंथली एक्सपायरी में जब जा रहे हैं बैंक निफ्टी में, मेरे ख्याल से मंथली होगी ना आज बैंक निफ्टी की। हाँ, अब अगले थर्सडे को बैंक निफ्टी की होगी। हाँ, तो ऐसे में आपकी पोजीशन बहुत ही हल्की है। सो अब न लॉन्ग है ना शॉर्ट है ज्यादा। सो आपका पोजीशन कम है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर कम होने की उम्मीद कर रहा हूँ। मेरा प्रेशर कम होने से मतलब इतने ही दीप, 1.25% आपका कल घटा है बैंक निफ्टी। शायद अब उतना ना घटे, कमजोर तो होना है इसको निफ्टी के साथ, लेकिन कम कमजोर होगा, इतना आप कह सकते हैं। निफ्टी में 19,600 19,725 मजबूत सपोर्ट जोन है अब आगे नेक्स्ट, और बैंक निफ्टी पर 44,825 45,000 अगला मजबूत सपोर्ट जोन निकल कर आता है। गॉट इट। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। आज के संकेत भी समझते हैं सर। ग्लोबल तो खैर हमें मालूम ही है नेगेटिव होने वाला है, बट आज के ट्रेड के लिए आप 3 तो है नेगेटिव, ग्लोबल, FIs, लोकल फंड, तीनों के नेगेटिव हैं जी। एक न्यूट्रल है। एक न्यूट्रल आपका FNO का हो गया, सेंटिमेंट थोड़ा कोशिश सावधानी भरा हो गया, हल्का नेगेटिव साइड पर टिल्टेड है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, ट्रेंड में बदलाव नहीं। ठीक है। अब सपोर्ट जोन 19,725 19,825 ये पहला सपोर्ट जोन है। इसके बीच में हम खुलकर वक्त बिताने की कोशिश करेंगे। 19,725 से 19,825, एक बार अगर आप 19,825 के नीचे खुलते हैं तो फिर आपको 19,725 825 की रेंज में टाइम पास होते हुए नजर आएगा। ठीक है, इसके ठीक नीचे 19,550 19,650 स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपका निकल कर आता है निफ्टी पर। ऊपर की तरफ 19,900 19,950, कल का 19,900 का क्लोजिंग है। 19,900 950 आपके लिए हल्की फुल्की रुकावट की जगह, पार करना मुश्किल होगा। या तो आगे सामने वो पहाड़ खड़ा है आपका 20,000 20,075, जहाँ पर अच्छी खासी दबा कर कॉल राइटिंग होकर रखी। डेटा बताऊंगा दिन मजा आएगा, इतनी कॉल राइटिंग है पूछो मत। बैंक निफ्टी 45,150 ये पहला सपोर्ट जोन है। इसके ठीक नीचे अगर आप फिसलते हैं तो 44,825 से 44,950 मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर दिखता है। आज मैं प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी शायद कम कमजोर हो। लेट्स सी, मैं सही होता हूँ गलत होता हूँ, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद आज उतना प्रेशर बैंक निफ्टी पर, बैंकिंग शेयरों पर न दिखे जितना पिछले 2 दिन में आप देख चुके हैं। ऊपर की तरफ 45,525 45,650, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बुलिश हूँ, बहुत बैंक निफ्टी भाग जाएगा, वैसा नहीं है, लेकिन रिकवरी आएगी तो पहले यहाँ से आनी चाहिए। फिर 45,525 45,650 ऊपरी जोन है। 45,750 45,900 जहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। 46,000 को पार करने में अब आएगा पसीना, ये आप मानकर चल सकते हैं। गॉट इट सर। कल थोड़ी FIs की पोजीशन कम हुई है, पुट कॉल रेशियो भी नीचे आया है सर, हालांकि बैंक निफ्टी में बदलाव नहीं था। बैंक निफ्टी में तो ठीक है, बदलाव नहीं भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नई सीरीज है, तो कोई मतलब ही नहीं हो, तो ठीक है, छोड़ दो। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो नीचे आना अच्छा संकेत है, 30 बेसिस पॉइंट घटा है। FIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी थोड़ी घट कर आई है, तो ये अच्छा संकेत ही है। अब आपके लिए स्टॉप लॉस आपके पास 2 ही ऑप्शन है, एक छोटा लगाना है 19,800 लगाइए, थोड़ा बड़ा लगाना है 19,700 लगाइए, तो आपकी जो इच्छा हो दोनों में से एक स्टॉप लॉस रख लीजिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। बैंक निफ्टी पर एक ही रखना है 45,000, जिसको छोटा रखना है वो कल के लोस पे भी रख सकते हैं। 44,285 का 45,285 का है, अगर आपको छोटा रखना है तो 45,275 के आसपास रख लीजिए, नहीं तो मेरे ख्याल से 45,000 रखना ज़्यादा ठीक है। गॉट इट सर, ठीक है। शॉर्ट साइड पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे की तरफ खींचा है दीप जी। इंट्राडे 20,000, क्लोजिंग 20,100, ये आपके लिए निफ्टी पर शॉर्ट साइड पे। बैंक निफ्टी इंट्राडे 45,750 कल का हाई, क्लोजिंग 46,000, ये स्टॉप लॉस आपको फॉलो करने हैं। गॉट इट सर, ठीक है। नई पोजीशंस 20,050 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बेचना है आपको। 19,865 825, ये तो 2 छोटे टारगेट जो शायद खुलते हो जाएगा नीचे। इसके बाद 19,775 725 और 19,650 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ठीक है सर। जो लोग खरीदना चाहते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स 19,725 825 की रेंज में मौका देख सकते हैं, लेकिन 825 पर अगर आप खुल रहे हैं, 800 पे खुल रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा इंतजार करें, देखें आराम से, हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें। और कितने लॉन्ग पोजीशंस के स्टॉप लॉस सुबह सुबह ट्रिगर होते हैं और उसके बाद आप खरीदें। 19,725 मेरे लिए पहला और बढ़िया एंट्री पॉइंट निकल कर आता है। आज 2 टुकड़ों में ही खरीदना है, ज़्यादा नहीं। और मैं जब अगर आप खरीद रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका 19,600 का होगा, 19,865 19,900 950 990 20,050। कई बार आप ये सोच सकते हैं कि इतने सारे टारगेट्स देने के पीछे पर्पज़ क्या है, तो क्योंकि अगर जब मोमेंटम में मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट लेवल क्या है इंपॉर्टेंट, जो मार्केट टच करने की कोशिश करेगा, ताकि आपका टारगेट वो बन जाए अगला लेवल
और आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। इस वजह से आपको मल्टीपल टारगेट्स दिए जाते हैं। स्टॉप लॉस आपका फिक्स है, आपको पता है, और जब आपके फेवर में ट्रेड हो आप स्टॉप लॉस को भी ऊपर खींच लीजिए और साथ ही साथ आप टारगेट्स भी बढ़ाते चलिए ताकि आपको एकदम क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाए। बैंक निफ्टी बेचना है, कल के हाइस के स्टॉप लॉस को मानकर 45,750 आपका स्टॉप लॉस होगा दीप। टारगेट जो बनेंगे 45,275, 45,150 और 45,000, 3 विजिबल टारगेट है। इसके नीचे की संभावनाएं थोड़ी कम है, लेकिन यू नेवर नो, आजकल का मूड माहौल पता नहीं कौन कब कहाँ बेचने के लिए आ जाए। वैसे खराब कम दिखता है डेटा के लिहाज से, लेकिन सेलिंग तो एफआईएस के पास है। अब उनका मन हो गया कि मैं ज़्यादा बेचूँ तो इसलिए फिर नीचे के टारगेट आपके हाथ में होना चाहिए। 44,950, 44,875, 44,825 3 मीडियम टारगेट है। 44,775, 725 के बड़े टारगेट के लिए खरीदना चाहते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदने की राह है। 44,825 से 45,000 की रेंज में यहाँ पर खरीदें आप। हल्की फुल्की खरीदारी करें, बहुत ज़ोर से, बहुत ज़्यादा नहीं। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का निकल कर आ रहा है, लेकिन कोई मेरे पास में ढंग का स्टॉप लॉस छोटा है नहीं। 44,650 का स्टॉप लॉस होगा। 45,150, 45,275 दो छोटे टारगेट है। 45,375, 45,500 दो मीडियम टारगेट है। 45,575, 650 और 725 के बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। मिलेगा ट्रेड तो दोनों तरफ अच्छा बड़ा ट्रेड मिल सकता है। समझ गया सर। चलिए, ये हैं आपके लिए सारे लेवल्स। बैन लिस्ट कल के 10 के मुकाबले आज 9 स्टॉक्स हैं वायदा कारोबार के बैन में, बट उसमें एक दिन बाहर होने के बाद वापस आ गया बैन में हिंदुस्तान कॉपर, बट सामने एग्जिट हुई है REC और IEX। तो हिंदुस्तान कॉपर आज फ्रेश बैन में आपको दिखेगा, बट REC और IEX बैन से बाहर हैं। अच्छा, डेटा समझाइए सर, ये मतलब HDFC बैंक रिलेटेड सेलिंग समझें या कुछ और? FIS की तरफ से बड़ा सेल फिगर है, DIS का भी अच्छा सपोर्ट नहीं है, क्या हो रहा है सर? ये देखिए, सेल फिगर तो दो है इसमें। एक तो HDFC बैंक की करीबन 5,000 करोड़ 4,000 करोड़ के आसपास की सेल वहाँ की है, डिलीवरी उठी है। और रिलायंस में 2 करोड़ शेयरों का था, तो करीबन 4,500 करोड़ की सेलिंग वहाँ भी है। तो अगर दो स्टॉक को निकाल के देखें तो आपको ऐसी बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है FIS की तरफ से। 3,000 करोड़ की आपकी कैश में है और स्टॉक्स में 900 करोड़, यानी कि 4,000 करोड़ की सेलिंग है टोटल FIS की स्टॉक्स में। तो सेलिंग जो है वो पूरी दो स्टॉक पर फोकस है, रिलायंस और HDFC बैंक, और टॉप 3 स्टॉक में आते हैं दोनों। तो इसका मतलब क्लियर है कि प्रेशर निफ्टी पर आना लाजमी है ये दो स्टॉक की वजह से। सो उसको हटा कर देखें तो ठीक है। लोकल फंड का सरप्राइजिंग मुझे लगा कि 573 करोड़ का बिकवाली का आंकड़ा है। नहीं तो जनरली इस तरह के माहौल में वो खरीदते हैं जब इस तरह का, लेकिन कल उन्होंने खरीदा नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 2,200 करोड़ के आसपास की बिकवाली, तो आंकड़े तो बेहद खराब है, इसमें कोई डाउट। अब रहा सवाल दूसरे डेटा का निफ्टी में आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल 19,900 है, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 83 लाख शेयरों का है, ठीक है, और आप वहीं पर बंद हुए हैं। खुलेंगी गैप से नीचे 19,800 के आसपास 81 लाख शेयर है, वो आखिरी सपोर्ट है। 19,800 के नीचे आपके लिए बिकवाली का प्रेशर और बढ़ेगा, पुट राइटर्स थोड़े से दबाव में आएंगे, स्टॉप लॉस सुबह ट्रिगर होंगे। ऊपर की तरफ क्योंकि 19,900 से आप नीचे जा रहे हैं वो तो है ही, लेकिन 20,000 पर जिस तरह से कॉल राइटिंग होकर रखी, 2.25 करोड़ शेयर है निफ्टी, 20,000 के कॉल राइटर। तो 20,000 अब आपके लिए माउंट एवरेस्ट बन जाएगा। इसको पार करने के लिए आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा, सोचने के बाद आप प्रयास करेंगे और पहले प्रयास में पार नहीं कर पाएंगे। ये दोनों चीज़ें हैं। पहले तो हिम्मत जुटाओ, हिम्मत जुटाने के बाद तैयारी करो, तैयारी करके पहली बार में नहीं होता है। माउंट एवरेस्ट पहली बार में पार कर ले तो फिर तो बात ही क्या है। तो ये वैसा हो गया, 20,000 आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट एवरेस्ट। सो वैसा है। सो अब क्या है, जब तक 20,000 के ऊपर वापस नहीं दिखेगा तब तक जोश नहीं आएगा एकदम ऐसा खून में कि आज हो गया वापस से। तो अब वो वाली फीलिंग है, हाँ देख लेंगे क्या है, कितना गिरेगा, कब गिरेगा, वो वाली फीलिंग मिसिंग होगी थोड़ी। ठीक है, गॉट इट। चलिए, ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल, बट स्टॉक्स पर आज बढ़िया रिसर्च सर ने करी और उसके बाद IPO मार्केट की भी बात करनी है। तो आइए पहले स्टॉक्स पर जानते हैं अनिल जी का व्यू स्टॉक ऑफ द डे। ऐसे बाजार में इतने सारे स्टॉक्स मिल गए। 2 बाय कॉल है और 1 सेल कॉल है। 2 बाय कॉल तो मिलते जुलते, पहले वो बता दूं, कैश के दोनों ही स्टॉक हैं। पहला है सिरमा SGS, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। स्टॉप लॉस होगा आपका 515 का, 535, 540 और 548 के बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। EMS, ये इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स जो हैं, ये मुझे बहुत मजबूत नज़र आ रहे हैं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लगातार फंड बाइंग होती दिख रही है। और आज मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बहुत ही अच्छी रिपोर्ट यहाँ पर आई है। इन्होंने टारगेट 671 का दिया है, शुरुआत की है अपनी कवरेज की।
मुझे लगता है उसका असर एक इस पर दिखेगा। दूसरा एक और स्टॉक है जो कुछ समय पहले हमने आइडेंटिफाई करके दिया था, केन्स टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। जो CLSC की रिपोर्ट आई और उसके बाद से स्टॉक में बढ़िया एक्शन होता दिखा रहा। यहाँ पर काफ़ी ऑलरेडी फंड बाइंग हुई भी है। मुझे लगता है आज फिर से हो सकती है। 2020 के स्टॉप लॉस से खरीदना है, 2080, 2095 और 2120 के टारगेट के लिए। और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट इस पर भी है और उन्होंने टारगेट 2440 के इसके लिए रखे हैं। तो ये दोनों ही स्टॉक हैं जो खरीदारी की तरफ मुझे लगता है कैश मार्केट के स्टॉक बढ़िया एक्शन में दिखा सकते हैं। अब आइए एक स्टॉक है जो शॉर्ट साइड पर भी है, अपोलो टायर्स। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। फ्यूचर्स के लेवल में आपको दे रहा हूँ और जो बिकवाली करनी है वो आपको 384 384 के स्टॉप लॉस के साथ करनी है। 373 373, 370 370 और इसके अलावा 366, ये है वो टारगेट जिसके लिए अपोलो टायर्स में बिकवाली करनी है आपको। एक तो इनका गुजरात प्लांट जो है वहाँ पर दिक्कतें होने की वजह से इन्होंने प्रोडक्शन रोका है। बिल्कुल। और दूसरा मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट भी आई है, थोड़ी सी रिपोर्ट उन्होंने वैसे तो टारगेट 425 का रखा है, लेकिन रिपोर्ट थोड़ा सा लिखा नेगेटिव साइड पर है। तो हमें लगता है कि थोड़ा दबाव यहाँ पर दिख सकता है। हालांकि कल मजबूती के साथ डे हाई के आसपास बंद हुआ, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 384 का फॉलो करना है। 1% का स्टॉप लॉस रखिएगा और ये टारगेट हैं जिनके लिए आप एक बार अपोलो टायर्स में कर सकते हैं बिकवाली। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए सारे के सारे 3 स्टॉक्स हैं स्टॉक ऑफ द डे में अंजी की तरफ से। अच्छा सर, आज लिस्टिंग भी है और नई IPOs पे भी बात करनी है। दोनों आपके लिए 9 बजे के लिए मैंने तय करके रखे हैं, बिल्कुल तैयारी है मेरी। बिल्कुल। तो साई सिल्क पर लिस्टिंग है, साई सिल्क का IPO आ रहा है, EMS की लिस्टिंग है, सिग्नेचर ग्लोबल का भी IPO है, सब पे बातचीत करेंगे। डन सर, तो 9 बजे अंजी से लेंगे उन पर उनकी IPO और लिस्टिंग पर राय। आइए, हमारे साथ हमारी टीम भी है तैयार। नुपुर हैं साथ में और अरमान भी हैं और साथ ही आशीष भी हैं। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें कौन सी लेकर आए हैं? जी गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स में सबसे पहले अगर आप बात करें, सेबी की बोर्ड मीटिंग है जो 11 बजे के आसपास जो है वहाँ पर मीटिंग है। BSE जिनका बायबैक वो है खुलता हुआ दिखेगा। बर्जर पेंट्स यहाँ पर जो एडजस्टमेंट्स हैं F&A कॉन्ट्रैक्ट्स के, वो जो बोनस इशू है 1:5 का क्लोजिंग के बाद से यहाँ पर जो है वो भी होता हुआ दिखेगा। IPO के हिसाब से EMS उनके IPO की लिस्टिंग है। एक्स डेट में PFC है जिसमें बोनस इशू है 1:4 का। ग्लोबल के हिसाब से UK BOE उनकी पॉलिसी भी है। IPO अपडेट्स में यात्रा जो खत्म हो चुका है, यात्रा ऑनलाइन, अगर आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखेंगे लगभग 1.7 टाइम्स ही बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें QIB का हिस्सा 2 गुना बढ़ा है। NI का देखेंगे 43% और रिटेल का हिस्सा देखेंगे तो 2 गुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। साई सिल्क डे 2 है आज। डे 1 का अगर अपडेट देखेंगे तो टोटल 7% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है और रिटेल का हिस्सा 12% बढ़ा है। और अंत में सिग्नेचर ग्लोबल पे अगर आप बात करें जिनका डे 2 है आज, डे 1 में ओवरऑल रिस्पांस जो 57% का जो है बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 97% और NI की बात करें तो 1.5 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। ओके नुपुर, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले SJVN पे आपको नजर रखनी है क्योंकि सरकार ने SJVN में करीबन 2.46% हिस्सा बिक्री के लिए OFS स्टार्ट किया है। 69 का इसका भाव तय किया गया है जो मौजूदा भाव से 16% के डिस्काउंट पर है। अगर आप देखें तो ओवर सब्सक्रिप्शन का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। 2.46% स्टेक यहाँ पर दिया जाएगा और टोटल OFS की जो साइज होगी वो 4.9% के आसपास की होगी। आज से नॉन रिटेल निवेशकों के लिए OFS ओपन हो जाएगा और कल रिटेल निवेशकों के लिए OFS ओपन होने वाला है। फंड जुटाने के लिए 23 सितंबर को भी बोर्ड की बैठक है तो SJVN आज फोकस में रहने वाला है। शीला फॉर्म पर भी रखिए नज़र क्योंकि इसका QIP स्टार्ट हो चुका है। फ्लोर प्राइस देखें तो 1134 रुपये के आसपास के मौजूदा भाव से 3% के डिस्काउंट पे आपको दिखेगी और 25 सितंबर को यहाँ पे बोर्ड बैठक के फाइनल इशू प्राइस जो है वो तय की जाएगी। इन्फोसिस पे आज फोकस रहने वाला है क्योंकि इन्फोसिस और एनवीडिया ने करार किया है। AI सोल्यूशन के लिए इस करार को किया गया है। इन्फोसिस एनवीडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने वाली है तो बड़ा करार यहाँ पे इन्फोसिस की तरफ से होते हुए दिखा है तो पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। सिप्ला के लिए नेगेटिव न्यूज़ आती हुई दिखी है क्योंकि कंपनी की जो सब्सिडरी है जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर US FDA की जाँच पूरी हो चुकी है। जाँच के बाद फॉर्म 483 के साथ 5 आपत्तियाँ जारी की गई है तो 5 आपत्तियाँ आती हुई दिखी। थोड़ी सेंटिमेंटल नेगेटिव न्यूज़ है। हालांकि यहाँ पे कोई भी रिपीट और डेटा इंटीग्रिटी ऑब्जर्वेशंस आपको नहीं नजर आएंगे। प्रैक्टिसिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से ही जुड़ी ये आपत्तियाँ है तो सिप्ला भी आज फोकस में रहेगा।
M&M फाइनेंस पे रखिएगा नज़र, क्योंकि जी बिजनेस से खास बातचीत में M&M फाइनेंस के जो वाइस चेयरमैन और MD साहब है रमेश अय्यर साहब, उन्होंने ग्रोथ का रोड मैप सामने रखा है। M&M फाइनेंस का 2025 तक बैलेंस शीट को 2 गुना करीबन 1.25 लाख करोड़ करने का लक्ष्य है। NPA घटाकर आधा करेगी कंपनी, 2% लाने का लक्ष्य। तो बड़े लक्ष्य सामने आते हुए दिखे M&M फाइनेंस के जी बिजनेस की खास बातचीत में। तो यहाँ पर भी रहेगी नज़र। बायोकॉन पर भी रखिए नज़र, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए दिखिए। यसफिली दवा को यूरोपियन कमीशन से बिक्री के लिए अब मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि मार्केट साइज अगर आप देखें यूरोप में दिसंबर 2022 तक तो करीबन 180 करोड़ डॉलर, जो 15,000 करोड़ रुपीस तक का होता है। तो बड़ा मार्केट है, कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। ओके, ये है आपके लिए कुछ बड़ी खबर। बायोकॉन स्पेशली इस पर रखनी है आपको आज नज़र। अरमान, कुछ और खबरें भी हैं आपके पास? जी बिल्कुल, खबरों में सबसे पहले जाइडस लाइफ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक जेल जो है उसके लिए USFDA से जो है अंतिम मंजूरी इनको मिलती हुई दिखी है और मुहासे के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और US में अगर आप देखेंगे ओवरऑल लगभग इनका 310 करोड़ के आसपास का सालाना कारोबार है। अपोलो टायर्स, यहाँ पर जो गुजरात की एक OTR टायर प्रोडक्शन फैसिलिटी में उत्पादन जो है वो ठप पड़ गया है। उसका कारण ये है कि मजदूरों ने लॉन्ग टर्म सेटलमेंट एग्रीमेंट रिन्यूअल करने की मांग के चलते जो है यहाँ पर ठप करता हुआ दिखा है। कंपनी हालात पर जो है नज़र बनाए हुए है। फिनो पेमेंट बैंक, यहाँ पर क्लाइंट और कुछ गुजरात के मर्चेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स से शिकायत आती हुई दिखी है। ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, चीटिंग या फिर फोर्जरी से जुड़ा जो है ये मामला है। बैंक ने इस फ्रॉड की जो जांच एक्सपर्ट्स के द्वारा इंडिपेंडेंट ओपिनियन के बाद पर जो है यहाँ पर इम्पैक्ट होने की उम्मीद है। श्री रेणुका शुगर्स, यहाँ पर यूपी की एक चीनी मिल को खरीदने पर 23 सितंबर को बोर्ड बैठक पर विचार किया जाएगा और राइट्स बेसिस पर जो है शेयर्स का अधिग्रहण किया जाएगा। और ये जो फंड है वो NCD के जरिए जो है फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक पर यहाँ पर भी विचार किया जाएगा। HDFC AMC, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि RBI ने HDFC AMC को DCB बैंक में लगभग 9.5% तक की जो कुल हिस्सेदारी है अधिग्रहण करने को मंजूरी देते हुए दिखे हैं। और अंत में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो चिंग्स सीक्रेट रिपोर्ट्स है कि चिंग्स सीक्रेट को खरीदने की दौड़ में कंपनी जो है वो सबसे आगे है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें, आज का पूरा एक्शन भी। आइए जानते हैं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आशीष के साथ FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट? गुड मॉर्निंग दीपांशु। पूरा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो सेगमेंट है ये फोकस में रहेगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है जहाँ पर बताया जा रहा है कि FY 32 तक बढ़िया 21% CAGR की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। साइज काफ़ी बड़ा है और भारत में अगर आप देखें तो बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है पूरा स्पेस। तो सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज, ये स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है। इन्होंने कवरेज की शुरुआत की ओवरवेट की रेटिंग के साथ, 520 रुपये का भाव चल रहा है, 671 रुपये का टारगेट दिया। और केन्स टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कवरेज की शुरुआत हुई है ओवरवेट की रेटिंग के साथ, 2440 रुपये का ऊंचा टारगेट दिया गया है, 2052 रुपये का भाव चल रहा है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, यहाँ पर भी खास नजर रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 711 रुपये का टारगेट दिया है, करीब 640 की क्लोजिंग चल रही है। और 3% का प्राइस हाइक अनाउंस किया, इससे पहले 1% भी कीमतें बढ़ाई थी। तो अब लगातार अब देखें जो कीमतें बढ़ रही है इसका फायदा मिलेगा। और मॉर्गन स्टैनली की नोट में ये भी लिखा गया है कि जो बेटर प्राइसिंग एनवायरनमेंट हो रहा है पूरे कमर्शियल व्हीकल स्पेस में, इसका फायदा अशोक लेलैंड को भी मिलेगा। UPL यहाँ पर भी खास नजर रखेंगे। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 623 रुपये का भाव है, 800 रुपये का टारगेट दे रहे हैं और मान रहे हैं कि लैटिन अमेरिका में जो डिमांड के ट्रेंड्स हैं अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वोल्टास, मैक्वायरी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे, 782 का से लक्ष्य को बढ़ाकर 852 का टारगेट दिया है। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी 872 रुपये पर चल रहा है। इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, 2402 रुपये का भाव है, टारगेट दिया इन्होंने 3217 रुपये का। मान रहे कि ETF की कीमतें अगर आप देखें तो लगातार बढ़ती जा रही हैं, रुपया कमजोर हो रहा है, इसके चलते जो अर्निंग्स पर इम्पैक्ट है EPS पे वो करीब 10 से लेकर 13% का है। तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। अपोलो टायर्स, मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखें, 380 का भाव, 425 का टारगेट। जाइडस लाइफ साइंसेज, जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, 625 का भाव, 630 का टारगेट। और अंत में नायका, यहाँ पर देखिए जो एनुअल रिपोर्ट है इसकी हाइलाइट्स आई थी, इसके बाद मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य इसमें मामूली सा एडजस्टमेंट किया, 175 से घटाकर 173 कर दिया, लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे का टारगेट है, 146 का भाव, 173 का टारगेट। और मान रहे कि जो ब्यूटी ट्रेंड्स निकल कर आ रहे हैं इसमें मालूम पड़ रहा है कि आगे फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्पेंडिंग का फायदा विजिबल है इंडिया में, इसी के चलते यहाँ पर फोकस रखेंगे। 173 के टारगेट के लिए नायका यहाँ पर ओवरवेट की राय है।
तो कैश के कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। नाइका, इस पर रखिए नजर। सिरमा, एसजीएस और केन्स टेक्नोलॉजीज दोनों पर हमने देखा है मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, तो यहाँ पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। और वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यहीं पर आपको करना है फोकस। बट आइए फोकस में है आज के हमारे गेस्ट के भी पिक्स। करते हैं सबका शुरुआत बिगुल पिक ऑफ द डे का। सभी मेहमानों का स्वागत है। हिमांशु जी, सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सभी को सुप्रभात। अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है ग्लेनमार्क, जिसमें मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है सिलेक्ट फार्मा स्टॉक्स में, और पर्टिकुलरली ग्लेनमार्क का चार्ट पैटर्न काफी अच्छा लगता है। 856 रुपए के आसपास का कल का क्लोज है। बाजार की वीकनेस में 850 रुपए के आसपास अगर आपको ओपनिंग में मिलता है तो वहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। 840 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट 875 रुपए, दूसरा टारगेट 895 रुपए। ये दो टारगेट्स के लिए ग्लेनमार्क रहेगा आज का पिक ऑफ द डे। ओके, ग्लेनमार्क 850 से 856 की रेंज में खरीदें और यहां पर लगाएं आप स्टॉप लॉस 840 का। आज के लिए खरीदारी करने की राय 875, 895। सुप्रभात मंसल जी, बताएं सर, आपको क्या पसंद है आज के लिए? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मुझे भी दवा सेक्टर, फार्मा सेक्टर ही पसंद है, बट मेरी पसंद भी अनिल जी से शुरू होती है, बट ग्लेनमार्क से थोड़ी आगे बढ़ गई है और ग्रेन्यूल्स तक पहुंच गई है। Okay. ग्रेन्यूल्स 331। नहीं, एक मिनट नहीं, ग्लेनमार्क से बढ़ गई, आगे पहुंच गई, मतलब आप कैसे कह सकते कि हिमांशु जी का ग्लेनमार्क पीछे है और आपका ग्रेन्यूल्स आगे? ऐसा कैसे? क्या प्रूफ है आपके पास? नहीं अनिल जी, अल्फाबेटिकली जी से जी पे आए, फिर जी के बाद अगर अल्फाबेटिकली देखेंगे तो ग्लेनमार्क आएगा, ग्लेनमार्क के बाद ही ग्रेन्यूल्स का नंबर आएगा वायदा बाजार के अंदर जब चार्ट को स्क्रॉल करेंगे। ओ, मुझे लगा कि आपके तो टारगेट ज्यादा बड़े आएंगे। बोले अनिल जी। अच्छा, मुझे लगा आपके टारगेट ज्यादा बड़े होंगे ग्लेनमार्क के मुकाबले में। नहीं अनिल जी, आजकल हिमांशु जी दिल पे ले लेते हैं, तो एक चीज हाईलाइट कर दूं। 2-3 दिन पहले हिमांशु जी ने ग्रेन्यूल्स पे भी खरीदारी की राय दी थी, तो मेरी तो कॉल उनको समर्थन दे रही है और आशा करता हूं कि ऑन एयर भी और ऑफ एयर भी थैंक यू दे देंगे वो। 320 का स्टॉप लॉस लगाना है, 348 के टारगेट के लिए ग्रेन्यूल्स पे खरीदारी की राय है। और अनिल जी, कोई इसको बाय एंड होल्ड करता है 3-4 महीने का नजरिया बना के, तो 450-500 रुपए के लक्ष्य भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और ये हिमांशु जी, ये जो आप कर रहे हो, ये सुमित जी को ही शोभा देता है। वो मतलब कि इलेक्शन में खड़े होंगे आगे चल के आप सिर्फ थैंक यू, मतलब कि चॉकलेट थैंक यू बेच सकते हो आप। मतलब अब आदमी हाथ भी ना जोड़े इतना सम्मान दे रहा है, ले लो बंसल जी। कुणाल जी तो वैसे भी नहीं देते हैं। जी कुणाल जी, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, देखिए सबसे पहले तो मेरे काबिल दोस्त अनिल जी राकेश जी को एक छोटी सी राय है जी। अनिल जी, देखिए सब लोग दिल पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब से खाली हाथ लौटे हैं अनिल जी यूएस से, तब से अनिल जी लोग दिल पर लेने लगे हैं। तो थोड़ा इस बारे में विचार करें अनिल जी, तो थोड़ा इन्हें सही राह मिलेगी। ऑब्जेक्शन सस्टेन। और अनिल जी जी बिल्कुल ठीक बात है। और अनिल जी, दूसरा मेरे खरीदारी की राय है। एक हालांकि बाजार कमजोर है और एक मिनट जरा ऐसा हाथ ऊपर कीजिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड वाला कुणाल जी, ऐसा हाँ हाथ ऊपर कीजिए जरा। माय गॉड, ये मतलब मैचिंग रोज आपका ये घड़ी चेंज होती है, पट्टा चेंज होता है, कलर मैचिंग एकदम मतलब ब्राइट येलो। नहीं अनिल जी, मैच नहीं कर रहा है, मिस मैच हो रखा है अनिल जी। तो अनिल जी देखिए, कुछ दिनों पहले बदला था, तब से वही चल रहा है, तो मैच नहीं कर रहा वेशभूषा के साथ। मैं समझ गया अनिल जी आपकी आपत्ति, मुझे ऐसा पता चला कि समय नहीं मिला अनिल जी चेंज करने। नहीं, मुझे ऐसा पता चला विश्व सूत्रों से इस तरह के कलर के पट्टे अमेरिका में बड़े फेमस हैं, कहीं वहां से तो आपको कोई गिफ्ट तो नहीं आया? अनिल जी काश ऐसा हो पाता अनिल जी, अनिल जी काश ऐसा हो पाता अनिल जी। मैंने लंबी फहरिस्त भेजी थी अनिल जी, लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और फिर ये भी कह रहे हैं कि यूएस में बड़ी महंगाई है। जब से अनिल जी यही राग अलाप रहे हैं, तो इसीलिए लोग दिल पर ले रहे हैं अनिल जी। ये लंबी फहरिस्त भेजने का नतीजा है, अगली बार सिर्फ एक ही आइटम मंगाए शायद आ जाए। फिलहाल बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। जी अनिल जी, खरीदारी करनी है कोल इंडिया में, और कोल इंडिया में हम देख रहे हैं कि एक मार्केट से आउट परफॉर्मेंस चल रही है, एक ज़बरदस्त हमने तेज़ी देखी है और मुझे लगता है कि अभी तेज़ी और चलेगी। हालांकि देखिए आज बाजार कमज़ोर खुलेगा तो ये स्टॉक भी नीचे मिल जाए,
275 के आसपास मिले, 277 के आसपास मिले तो आइडियल एंट्री पॉइंट है। 270 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, 270 तो नीचे आए तो ही खरीदें, 275 से 277 के रेंज में खरीदना है, 270 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट होगा 300 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 315 रुपए का। कोल इंडिया में खरीदारी करें। कोल इंडिया ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। बहुत ही मजबूत मोमेंटम में स्टॉक बना हुआ, ऐसे में 270 के स्टॉप लॉस से खरीदे, बड़े टारगेट रखें 300 और 315 के। आइए सेठी साहब का भी है स्वागत। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो आज का मेरा पिक ऑफ द डे है वो भी एक फार्मा स्टॉक ही है, कुणाल जी और हिमांशु जी की तर्ज पर। अनिल जी, खरीदारी करने की सलाह बायोकॉन पे, जिस पे आज खबरें भी हैं, खबरें पॉजिटिव है और स्टॉक भी पूरा सेक्टर ही मतलब कंट्रारी टू मार्केट्स अच्छा कर रहा है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में आज एक तेजी करनी चाहिए। 280 का शॉर्ट आज का टारगेट है और 270 का स्टॉप लॉस रखना। ओके, 270 के स्टॉप लॉस के साथ बायोकॉन तो आज फार्मा शेयर छाए हुए हैं। तीसरा स्टॉक है फार्मा स्पेस से जो आता हुआ पिक ऑफ द डे के तौर पर आज अब ये सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब आपको देंगे कुछ और बेहतरीन पिक्स भी, लेकिन आइए तब तक सुमित जी का भी किया जाए स्वागत। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज के अंदर तेजी का मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड में है, स्टॉक कंटिन्यूसली अपसाइड मूव दिखा रहा है पिछले कई हफ्तों से और पिछले कई महीनों से। अभी भी ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो आज कोई भी अगर डिप मिलता है 1120 1115 तक तो लोअर लेवल पे खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। स्टॉक का जो नीचे में इमीडिएट चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 1090 के आसपास का है, तो 1090 के स्टॉप लॉस से भारत फोर्ज में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 1160 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 1180 रुपए का। तो 1090 के स्टॉप लॉस से भारत फोर्ज में खरीदारी करें 1160 1180 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो सुमित जी की राय भारत फोर्ज में खरीदारी करने की, थोड़ा नीचे मिले 1100 1115 की रेंज में, कमजोर बाजार के मूड माहौल के साथ तो बहुत ही बढ़िया टारगेट बड़े आते दिख रहे हैं 1160 से 1180 के। आइए कुछ और बेहतरीन पिक सेठी साहब से भी ली जाए, वायदा कारोबार में उनकी पसंद की शेयर बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक रहेगा जिसमें खरीदारी करनी है वो स्टॉक है आरईसी, जो आज F&O बैन से निकला है और प्लस ये जो पावर फाइनेंस वाले स्टॉक्स है अच्छा कर रहे हैं और ये जो पिछले कुछ दिनों में थोड़ी तेजी भी हुई है, बट इवन आफ्टर दैट ये स्टॉक्स वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी सस्ते लगते हैं। आरईसी में भी करीबन 4.5-5% की आज भी डिविडेंड यील्ड है। ये 254 पे कल बंद हुआ है, 260 का आज का टारगेट है, 250 का स्टॉप लॉस रखना है। तीसरा स्टॉक अगेन एक पीएसयू स्टॉक है, कंटेनर कॉर्पोरेशन, जिसमें खरीदारी करने की सलाह। कल का क्लोजिंग है 742 का, 760 के टारगेट्स के लिए, 730 का स्टॉप लॉस। फोर्थ अगेन इज अ पब्लिक सेक्टर स्टॉक, पीएसयू स्टॉक है। पीएसयू जो इंडेक्स है वो कल के खराब बाजार में भी पॉजिटिव था, मुझे लगता है वहां पे तेजी बिल्कुल रहनी चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे खरीदारी करने की सलाह है, जो 3992 पे बंद हुआ है, 4060 का टारगेट और 3970 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एक कंट्रा बेट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कल नैस्डैक में एक अच्छी खासी गिरावट आई है, बट आज इन्फोसिस पर खरीदारी करने की सलाह है। जो खबरें हैं, इन्फोसिस ने एनवीडिया के साथ टाई अप किया है फॉर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि मुझे लगता है एक पॉजिटिव हो सकता है इन्फोसिस के लिए। आज के लिए भी 1510 के आज के टारगेट है, 1475 का स्टॉप लॉस रखना। बिल्कुल, तो इन्फोसिस यहाँ पर आपको रखनी है नज़र, एनवीडिया के साथ करार भी किया है, स्टॉक रेडार पर रह सकता है। सिटी साहब की तरफ से बाय कॉल भी है। और भी स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा, पूरा फार्मा स्पेस ही आपको मूव दिखा रहा है, यहाँ पर भी रखनी है नज़र। बायोकॉन की तो बात कर ली, एक सिप्ला पर चार्ट चेक में लेना चाहूँगा। यहाँ पर खबर अच्छी नहीं है, इनकी सब्सिडरी इन्वाजेन के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की यूएसएफडीए की जांच हुई थी, फॉर्म 483 जारी किया गया है, 5 आपत्तियां भी इन्हें मिली हैं, तो थोड़ी नेगेटिव खबर आ रही है सिप्ला के लिए। जरा हिमांशु जी सिप्ला का चार्ट एक बार जरा देखें। जी दीप, एक शार्प रन अप स्टॉक में देखने को मिला है कुछ हफ्तों पहले, और उसके बाद लगभग 5 से 6 हफ्तों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक अटका हुआ है। तो मेरा मानना है कि अगर इस न्यूज के चलते थोड़ा सा गैप डाउन मिलता है और स्टॉक 1200 1180 के जोन में आता है, तो वहां पर शायद वापस से खरीदारी देखने को नजर आ सकती है। चार्ट का ओवरऑल स्टॉक का ओवरऑल चार्ट और ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि शायद एक इनिशियल नीजर रिएक्शन के बाद लोअर लेवल से खरीदारी देखने को मिल सकती है। पोजिशनली जो लोग होल्ड करते हैं 1180 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड करके चलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए, सिप्ला पर भी रखिए नजर, फार्मा एज अ बास्केट आपको रेडार पर रखना है। आइए और भी स्टॉक्स की करेंगे चर्चा।